नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं हमारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? भैया आप सभी लोगों के लिए मैं मेंस के लिए कुछ टॉपिक्स डाल रहा हूं, आप लोग उसको देख रहे हैं ना? देख लीजिएगा। अगर नहीं भी देख रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको संज्ञा का डाल दिया है, सर्वनाम का डाल दिया है। तो आपने देखा होगा कि जब हम बीपीएससी मेंस की बात करते हैं तो वहां पर हमें कुछ टॉपिक्स लिखने को आते हैं। जैसे हमसे पूछा जाता है कि संज्ञा की परिभाषा बताइए एवं उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। तो इस तरह से हमारे पास कई सारे प्रश्न आते हैं और आपने कई पीछे वाले देखे होंगे पेपर, तो उसमें ऐसे प्रश्न मिलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है हमारा कारक। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कारक। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, चाहे आप बिहार एसआई के लिए से देख लें, चाहे बीपीएससी मेंस के लिए देख लें, चाहे कांस्टेबल के लिए देख लें, सभी में आपको ये मिलेगा। तो भैया क्या है इसका, क्या सीन है सर, कैसे बनेगा? तो भैया सीधी सीधी बात है कि जब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य भागों को जोड़ने के लिए या अन्य शब्दों को जोड़ने के लिए या उनके संबंध दर्शाने के लिए हम जिस शब्द का या जिस टर्म का प्रयोग करते हैं उसे हम कारक कहते हैं। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात आपको क्या निकल के आ रही है? यहाँ पर सिर्फ सीधी सीधी बात निकल के आ रही है कि ये अन्य शब्दों में संबंध बताने का कार्य करता है। क्या करता है? संबंध बताने का कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, संबंध कैसे बताए जाते हैं? तो इसकी कारक की विभक्ति होती है, विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक, जैसे क्या होते हैं सर? जैसे मान लो ने हो गया, ठीक है, को हो गया, के लिए हो गया, है ना, के लिए हो गया, या में हो गया, पर हो गया, भीतर हो गया। ये सब क्या होता है बेटा? कारक की विभक्ति होती है। तो इन्हीं विभक्तियों के माध्यम से हमारे वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे हमने एक वाक्य आपको बताया कि राम ने रावण को मारा। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे ने और को क्या कर रहा है? इस पूरे वाक्य को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और यही हमारी क्या है? विभक्ति चिन्ह है। अगर इसी तरह हम एक और बात करें, मैं कलम से पत्र क्या करता हूं? लिखता हूं। मैं क्या करता हूं बेटा? कलम से पत्र लिखता हूं। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि हम से विभक्ति के माध्यम से ये और इस वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें, मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। क्या किया? मोहन ने कुत्ते को किससे मारा? डंडे से मारा। अब देखो, यहां मैंने आपको अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, यहां हमने से का इस्तेमाल किया क्योंकि यहां पे हम एक माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे हमने को लगाया और यहां पे हमने ने लगाया। तो ये सभी क्या है बेटा? ये विभक्ति चिन्ह है और इन्हीं विभक्ति चिन्हों के माध्यम से हमारे वाक्य आपस में जुड़ते हैं, आपस में बनते हैं, आपस में आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे कितने विभक्ति चिन्ह होते हैं, हमारे पास कितने कारक होते हैं। तो अगर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारे पास होते हैं 8 कारक। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमारे पास 8 कारक होते हैं। ठीक है, 8 कारक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कारक होते हैं। क्या होते हैं? 8 कारक होते हैं। और ये 8 कारक किस प्रकार से हमारे काम आएंगे या परीक्षा में लिखना होगा, तो परीक्षा में आपसे लिखेगा कि कारक की परिभाषा बताइए, कारक का उदाहरण बताइए एवं उसके भेदों को भी सा उदाहरण लिखिए। तो आपको इनको लिखना होगा, इनकी विभक्ति बनानी होगी, इनका अर्थ बताना होगा और इनका एक एक दो एग्जाम्पल भी आपको देना होगा। तो वो कैसे देंगे? देखो, हमारे पास 8 कारक होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एवं संबोधन कारक। ठीक, अब यहां पे सबसे पहले क्या याद कर लो? सबसे पहले इनका विभक्ति चिन्ह याद कर लो। जैसे यहां लिखा है कर्ता ने का मतलब क्या हो गया? कि जब कोई कार्य करने वाला होगा वही तो हमारा कर्ता होगा ना बाबू। कोई कार्य करने वाला होगा वही तो हमारा होगा। कर्म का मतलब क्या हो गया? कर्ता ने कर्म को मतलब कि भैया जिस पर काम करने वाले का प्रभाव पड़ेगा वो को कहलाएगा। अब यहां से आपका जो मेन शुरू होता है, यहां पे करण हो गया और यहां पे लिखा है से या द्वारा।
अब इसको अगर सरल माध्यम में समझोगे तो जो कर्ण होता है ना बेटा, ये आपके लिए एक माध्यम या फिर एक साधन का कार्य करता है। जैसे मैं बस से दिल्ली जाऊंगा, ठीक, मैं कलम से पत्र लिखता हूं, ठीक है, मैंने चम्मच के माध्यम से या चम्मच से फल खाए। तो यहां ये जो से आप लगा रहे हो, ये से क्या कर रहा है, किसी ना किसी साधन की बात कर रहा है, किसी ना किसी माध्यम की बात कर रहा है। मैंने सीढ़ी के द्वारा छत पर, मैं सीढ़ी के माध्यम से या सीढ़ी के द्वारा छत पर गया, मैं सीढ़ी के द्वारा छत पर गया, मैंने बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया। तो यहां जो एक माध्यम लगेगा ना बेटा, वो यही कर्ण देगा, ठीक। उसके बाद आ जाओगे जब संप्रदान पे, तो संप्रदान का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक प्रश्न है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। संप्रदान में हम यूज करते हैं को या फिर के लिए। अच्छा, यहां पर हम कंफ्यूज बेटा इसलिए होते हैं क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहां भी को है और यहां भी को है, इन दोनों में क्या है, को, और यहां है के लिए, ठीक। तो यहां पे एक चीज समझो, यहां जो ये को होता है ना, जब भी संप्रदान आएगा तो संप्रदान में एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी चीज को दान करने के लिए, किसी के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है, या किसी को कुछ देने के लिए हमेशा क्या लगता है बेटा, संप्रदान लगता है। जैसे आपने एक उदाहरण बहुत बार देखा होगा, राजा ने भिखारी को भेंट दी। अब होता क्या है, हमने थोड़ा सा डिटेलिंग कम पढ़ी होती है, तो हम ये वाला को याद रहता है और हम यहां लगा देते हैं को, यानी कि कर्म कारक। लेकिन इस बात से अवेयर रहना कि जहां पर भी हम किसी को कुछ दान करेंगे, मैंने भिखारी को कंबल दिए, मैंने भिखारी को रोटी दी, मतलब मैं कुछ भी अगर दान कर रहा हूं तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान कारक क्या होता है बाबू, अपादान कारक में जब भी कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होती है, जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, हिमालय से नदी निकली, हिमालय से गंगा निकली, मैं घर से विद्यालय की तरफ बढ़ा, मैं कुत्ते को देखकर भागा, या मैं कुत्ते की डर से भागा, तो ये जितना भी डर वाला मामला होता है, डर हो गया, ईर्ष्या हो गया, दोष हो गया, ये सब कहां जाएगा, अपादान कारक में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे संप्रदान या संबंध कारक की, तो संबंध क्या होता है, काकी के, रारी रे, नानी ने होता है, यानी कि ये किसी से संबंध बताएगा, जैसे मोहन की पत्नी, राम का भाई, श्याम की पुत्री, तो यहां पे हम संबंध दिखाएंगे, क्लियर। अधिकरण कारक में जब आ जाओगे तो अधिकरण कारक में क्या होता है, जहां पर भी में अथवा पर, या इसी में लिख लो भीतर, ठीक है, आ जाएगा क्रिया के आधार पर। जैसे हमने कहा बिल्ली मेज पर बैठी है, क्या कर रही है, ये बिल्ली है, ये जब मेज पर बैठी है तो मेज पर यानी कि यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। बिल्ली मेज में बैठी है यानी कि मेज के नीचे बैठी है, अधिकरण कारक हो गया। कुत्ता मेज के भीतर बैठा है, मैं घर के भीतर बैठा हूं, मैं घर के अंदर बैठा हूं, मैं छत पर बैठा हूं, कहीं भी हूं, मतलब जहां में, पर, भीतर, अंदर, इस तरह का कोई भी सामान यूज होगा, विभक्ति यूज होगी, वो हमेशा अधिकरण के ऊपर चली जाएगी। और सबसे लास्ट वाला सबसे प्यारा होता है, जैसे कहा जाता है ओ जी सुनो जी, ओ जी सुनो जी, यहां पे क्या होता है सर, यहां पर होता है संबोधन। जब प्रेम से आपको बुलाया जाता है, अजी सुनते हो, वो संबोधन हो गया। क्या हो गया, संबोधन। हे, अरे, अजी, यहां पे आपको एक विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। जैसे हम किसी भी चीज में कहेंगे हे प्रभु, ये क्या हो गया, क्या होगा आपका, संबोधन कारक। हमने कहा अजी सुनते हैं, तो अजी में जो आपने डैश लगा के आगे की पॉज ले ली, वो संबोधन हो गया। मतलब आप किसी को किसी भी माध्यम से अगर बुलाते हैं, जैसे अब ऐसे मत बुलाने का, ये नहीं होगा संबोधन, ठीक है, आपको संबोधन का एक शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वहां पे आपका संबोधन हो जाएगा। और किसी को पुकारने या बुलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आपके लिए हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो मेंस में आने वाले हैं, हम आपके लिए छोटे छोटे साइज में लेके आएंगे, ताकि आप जैसे पेपर जाने से पहले उसको रिवाइज कर लें और पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएं। तब तक के लिए, अगले कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा वेट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।